Good morning, everyone. Myself, Dr. Jasveer Sangwan, and I am an assistant professor in subject of chemistry at Government College, Murthal. Today, we will discuss the topic configuration of the second unit of BSc first year, and we have learned in the previous lecture that stereoisomerism deals with the organic compounds, especially with the configuration, conformations, geometrical isomerisms and the many more types of it. तो कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है कि भाई कोई भी एक कायरल सेंटर के अराउंड जो ग्रुप्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज्ड होते हैं उनकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, हम सभी को पता है कि जैसे कार्बन का जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो टेट्राहेड्रल नेचर है, टेट्राहेड्रल नेचर है जो कार्बन का, तो उस टेट्राहेड्रल नेचर में बॉन्ड एंगल 109.28 का है। ठीक है, तो उसके अराउंड जो 4 ग्रुप हैं, कोई भी 4 ग्रुप, अगर वो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उस कार्बन को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन, जब भी कोई भी कायरल कार्बन होगा और उसके चारों तरफ जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे तो उनकी जो ज्योमेट्री है, जो उनकी ओरिएंटेशन है स्पेस में, उस ओरिएंटेशन उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डिफाइन करती है। और उस डेफिनेशन में मेजरली जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन उनकी जो चारों ग्रुप की जो स्पेस के अराउंड जो अरेंजमेंट है, तो उसको हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन पहले टाइप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे पहले जो हम टाइप्स पढ़ते थे वो पढ़ते थे मेनली 2 मेजर हेड्स में इनको कॉन्फ़िगरेशन को बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जो फर्स्ट वन है, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे 2 टाइप्स हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो जो पहले वाली है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो जैसे इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि रिलेटिव, लाइकवाइज रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं या इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर थिंग हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव टू अदर। अब रिलेटिव टू अदर है तो कोई ना कोई हमें रेफरेंस कंपाउंड लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस कंपाउंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए जो हम कंपाउंड मानते हैं वो है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। और वो कंपाउंड है ग्लिसरल्डिहाइड ये कंपाउंड है। ग्लिसरल्डिहाइड कंपाउंड के अगर राइट साइड में OH ग्रुप है तो उसको हम मानते हैं डी फॉर्म ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड और पॉजिटिव। और अगर ग्लिसरल्डिहाइड के पेनल्टीमेट जो कार्बन है लास्ट से पहले, उस कार्बन एटम पे OH की पोजीशन अगर राइट है तो हम उसको मानते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लेफ्ट में है तो उसको मानते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन या माइनस। डी और एल जो नोटेशंस हैं कॉन्फ़िगरेशंस की, हमने पहले स्टीरियोआइसोमेरिज्म में पढ़ा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई कंपाउंड राइट की तरफ रोटेट करता है, कहाँ करता है? राइट की तरफ, देन इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर। ठीक है, कंपाउंड इज क्लासिफाइड एज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और उस डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए एब्रीविएशन हम लिख देते हैं डी। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है देन इट इज सेड टू हैव ए नेम लेबोरेटरी। ठीक है, और उसकी एब्रीविएशन हम लिख देते हैं एल। तो एल डी फॉर्म ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल फॉर्म ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड।
तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन करते हैं, डी और एल नोटेशन जो सिस्टम हम असाइन करते हैं, वो सिस्टम है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के मेजरली हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही क्यों चुना? ग्लिसरॉल्डिहाइड, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई व्हाई ग्लिसरॉल्डिहाइड इज चोजन एज ए रेफरेंस मटेरियल फॉर द रेफरेंस कंपाउंड फॉर द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड की ये सबसे पहली बात तो ये सिंपल मोस्ट ट्राइज 3 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो सिंपल एल्डोज है ना, एल्डो ट्रायोज है ये। क्या है? एल्डो ट्रायोज। तो एल्डो ट्रायोज ये सिंपलेस्ट है। सेकंड थिंग है कि भाई जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, जो जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये ग्रुप काफी एक्टिव ग्रुप है, और एक्टिव ग्रुप होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इनसे आगे कंपाउंड और बनाए जा सकते हैं। तो इनसे जो भी कंपाउंड बनेंगे और इनके रेफरेंस में जो भी कंपाउंड आगे इनसे फॉर्मेशन होगी, तो उन कंपाउंड की जो नोटेशंस है वो इसके विद रेस्पेक्ट हम लिख सकते हैं, इनके विद रिस्पेक्ट उस कंपाउंड की नोटेशन है लिख सकते हैं। जैसे कि भाई हमने यहाँ पे इन सभी पे जो लास्ट कार्बन एटम है इस पे अगर OH राइट में है तो ये क्या हो जाएगी? डी फॉर्म। क्या हो जाएगी? डी फॉर्म, ठीक है। और ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिएक्ट करके आगे जितने भी कंपाउंड बनाए जाएंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसके बाद जो भी कंपाउंड इससे बनेंगे आगे, आइदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या जो भी कंपाउंड इससे बनते हैं, उनकी अगर हमें नोटेशन लिखनी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड उसको लिख सकते हैं। तो इसलिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए ये हो कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्यों चुना, तो देयर आर 2 रीजन फॉर दैट, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग कि ये सिंपल मोस्ट कार्बोहाइड्रेट है, और सेकंड थिंग क्या है कि ये रिएक्टिव कंपाउंड है, तो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ ये है, तो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इसमें अवेलेबल है, तो इसकी जो आगे जो भी कंपाउंड बनेंगे तो उनकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड थिंग है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है कि भाई एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो ओरिएंटेशन पर्टिकुलर एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, अब उस अवेलेबल पर्टिकुलर एग्जैक्ट निकालने के लिए हमने किसी के रिलेशन में नहीं पढ़ना, हमने रिलेटिव नहीं बतानी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई साइंटिफिक मोड से हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक मोड से जब हम उसकी वो निकालते हैं, तो आज प्रेजेंट डे लाइफ में, जैसे पहले पिछले टाइम में नहीं होते थे सिस्टम की भाई हम निकाल पाए इनको, कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं थी हमारे पास, लेकिन आज के दिन बहुत सारे एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ठीक है, VT, SEM, TEM, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे हम मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो इट वाज द ईयर 1951, विज़ुअट साइंटिस्ट थे कि उन्होंने ना 1951 में विज़ुअट ने सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाली सोडियम रुबेडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सोडियम रुबेडियम साल्ट ऑफ ए टार्टरिक एसिड। सबसे पहले उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने निकाल के बताई, और एक्सरे डिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो एक्सरे टेक्निक से जो उन्होंने निकाली है कॉन्फ़िगरेशन, और वो कॉन्फ़िगरेशन जो उन्होंने प्लस और माइनस टार्टरिक एसिड की, जो सोडियम और रुबेडियम साल्ट के टार्टरिक एसिड थे, उन्होंने जो निकाली, वो जब एब्सोल्यूट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ग्लिसरॉल्डिहाइड की कंपैरिजन में, ठीक है, तो उन्होंने जो प्लस लिखी, उस प्लस कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम रुबेडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो
टार्ट्रिक एसिड की जो उन्होंने निकाली, अब उसमें दो, एक जैसे प्लस वाली जो उन्होंने निकाली डी फॉर्म, तो उस डी फॉर्म में जो OH था, पेंटीमेट कार्बन पे जो OH था वो राइट साइड में स्थित था, लाइक इन इट वाज इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में जैसे है ना, वैसे ही टार्ट्रिक एसिड की जो कॉन्फ़िगरेशन निकाली, तो उससे एक चीज प्रूव होगी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आज के दिन इंस्ट्रूमेंटेशन से उन्होंने निकाल ली लैब टेक्निक कंडीशंस में, तो और वो सेम थी किसके, जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते थे पहले। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद तो मेनली दो ही यहाँ तक हमारा कवर हो रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है, दूसरा कवर हो रहा है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तीसरा कवर हो रहा है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और किसने उसको डिस्कवर किया। तो लेकिन स्टिल जो कॉन्फ़िगरेशन ये हम निकालते हैं, डी एंड एल जो सिस्टम है नोटेशन का, डी एंड एल नोटेशन, जो डी एंड एल नोटेशंस हैं, तो डी एंड एल नोटेशंस में देयर आर मैनी ड्रॉबैक्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते, तो उनके केस में हम इसको नहीं लिख सकते। दूसरी बात, कई बार हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाली और वो उसको डी मान लो असाइन कर रहा है, तो वो कंपाउंड लाइट को मान लो राइट की तरफ रोटेट नहीं कर रहा है, तो कई सारी ड्रॉबैक थी। तो उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए जो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन का न्यू मोस्ट एडवांस और जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम निकाला आर एंड एस नोमेनक्लेचर। कौन सा है? R and S. रेक्टस एंड सिनिस्टर। आर एंड एस सिस्टम, इसको डिस्कवर किया था काहन, इनगोल्ड, प्रिलोग, तीन साइंटिस्ट थे अलग। ठीक है, तो काहन, इनगोल्ड और प्रिलोग ने सिस्टम दिया रेक्टस एंड सिनिस्टर, आर एंड एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आर एंड एस सिस्टम के अंदर मेनली देयर आर टू स्टेप्स टू डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड वेदर इट इज आर और एस। ठीक है, और उन दो स्टेप्स में हम स्टेप 1 है कि भाई जितने भी कायरल कार्बन के अराउंड जो 4 एटम है, किसी भी कार्बन के अराउंड कितने होंगे? 4 होंगे, और कायरल है तो इट मींस वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तभी वो स्टीरियोजेनिक सेंटर का काम कर रहा है। तो किसी भी कायरल कार्बन के चारों तरफ जो 4 ग्रुप हैं, उन चारों ग्रुप की प्रायोरिटी निकालनी है। चारों ग्रुप की प्रायोरिटी या प्रायोरिटी सीक्वेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चारों ग्रुप की जो प्रायोरिटी या प्रायोरिटी सीक्वेंस हम निकालेंगे, तो उस प्रायोरिटी सीक्वेंस में जैसे क्लोरोआइडोसल्फोनिक एसिड है, क्या है? क्लोरोआइडोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्लोरो, चलो स्टेप 1 में प्रायोरिटी निकालते हैं। स्टेप 1 डील करता है कि प्रायोरिटी निकालो। उसके बाद स्टेप 2 डील करता है कि जब हमने प्रायोरिटी निकाल ली, तो उन प्रायोरिटी के बाद क्या करेंगे कि जैसे प्रायोरिटी नंबर चारों ग्रुप है 1 to 4 असाइन हो जाएंगे, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है ना, उस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हम रखेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या रखेंगे? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को रखे, और फिर हम क्लॉक डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, फिर देखेंगे दूसरी प्रायोरिटी वाले ग्रुप को, फिर देखेंगे तीसरे को, फिर देखेंगे लास्ट वन जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो गोइंग फ्रॉम 1 to 4 अगर हमारी आंखें रिवॉल्व कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रिवॉल्व वो कर रही हैं, तो वो है आर, दैट इज रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। अगर 1 से लेके और 4 तक जाते वक्त हमारी आंखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज ये
और एंटी क्लॉकवाइज दिस वे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी वो रिवॉल्व करेंगी तो इन दैट केस इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है। तो लेकिन स्टेप नंबर 1 में हमें प्रायोरिटी निकालनी ही कैसे है, पहले वो चीज हम डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी हम कैसे निकालें किसी भी जो कार्बन एटम के चारों तरफ तो 4 ग्रुप है। मान लो कि कोई भी एक है हाइड्रोजन, एक है OH, एक है CH3 और एक है कोई भी अदर ग्रुप, कोई भी लगा लो, मान लो क्लोरीन है। ठीक है, तो प्रायोरिटी का सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1 ऑफ द डिसाइडिंग द प्रायोरिटी, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। तो जो रूल नंबर 1 है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस कार्बन एटम के साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड जो एटम है उनका एटॉमिक नंबर क्या है। जो डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है 17, तो इट विल गेट द प्रायोरिटी 1। ठीक है, उससे कम किसका है इसको क्या मिलेगी प्रायोरिटी नंबर 2 और इसका थर्ड पे है तो प्रायोरिटी नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी नंबर 4। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी डिसाइड अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, कोई भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो चारों के चारों को ऐसे डिसाइड हो जाएंगे सीधा। लेकिन अगर इस केस में अगर कोई भी ग्रुप ऐसे, मान लो एक हाइड्रोजन है, एक OH है और एक CH3 है और एक CH2CH3 है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। ठीक है, तो इन दिस केस दोनों कार्बन एटम क्या हो गए, दोनों के दोनों ग्रुप सेम नहीं है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, लेकिन जो डायरेक्टली लिंक्ड जो एटम है वो दोनों के केस में कार्बन ही है। तो इन दोनों के केस में एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जैसे इसका 8 एटॉमिक नंबर इसका 1, तो इन आउट ऑफ दीज फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी OH को, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन को तो सबसे लास्ट में मिलेगी। ठीक है, तो इट विल गेट प्रायोरिटी नंबर 4। ठीक है, तो इन दोनों में जब कंफ्यूजन है तो इसके आगे जो ग्रुप अटैच है इस कार्बन एटम पे, ठीक है, या इस किसी भी एटम पे जो आगे जो ग्रुप अटैच होंगे वो देखेंगे। इसमें आगे ग्रुप अटैच है 3, तीनों के तीनों क्या है हाइड्रोजन, तीनों के तीनों क्या है हाइड्रोजन। इसमें लेकिन ग्रुप अटैच क्या है, इसमें कार्बन अटैच है एक तो, और 2 क्या है हाइड्रोजन। तो एक कार्बन जो अटैच है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, इट विल गेट प्रायोरिटी ओवर दिस। ठीक है, इथाइल ग्रुप गेट ए प्रायोरिटी ओवर द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर क्या हो जाएगी 2 और इसकी प्रायोरिटी नंबर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब ये प्रायोरिटी जब डिसाइडेड है, कुछ मिसलेनियस केस भी हैं, जैसे कोई ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, और एक ये ग्रुप है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इस ग्रुप में पहले नंबर पे क्या है कार्बन और इसमें क्या है ऑक्सीजन। OH को ही प्रायोरिटी मिलेगी, सबसे पहले ये डिसाइड होगा ना, किसको मिलेगी OH को। अगर यहां पे इसकी जगह पे OH की जगह पे अगर CHO भी हो, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, देखो दोनों के केस में पहला एटम कौन सा है कार्बन ही है। ठीक है, तो हमने ये नहीं देखना है। हाँ, दूसरी थर्ड रूल क्या है प्रायोरिटी का, पहला रूल है प्रायोरिटी का कि भाई एटॉमिक नंबर देखो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। सेकंड रूल क्या है कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट इंस्टेंट में डायरेक्ट लिंक्ड एटम्स के केस में वो डिसाइड नहीं होता है तो हम सेकंड एटम पे जाएंगे। ठीक है, वी विल गो ऑन द सेकंड एटम। ठीक है, एंड डिसाइड द प्रायोरिटीज। लेकिन सेकंड एटम पे भी अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो हम क्या मानेंगे, मान लो कार्बन 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 डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन एटम पे 3 नाइट्रोजन है, तो हम इस कार्बन के बॉन्ड मानेंगे आगे कि दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1 नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन एंड 3 डिफरेंट ग्रुप हम उनको मानेंगे।
ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस कार्बन एटम पे एक बॉन्ड इधर जुड़ा ही होगा ये उससे कायरल कार्बन से, तो एक ये कार्बन एटम 2 बार डबल बॉन्ड विद कार्बन का मीनिंग क्या है कि कार्बन एक बार कार्बन से, दूसरी बार कार्बन से, और थर्ड हाइड्रोजन है, तो तीसरे किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो अब जैसे इस केस में डिसाइड करना हो हमें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड है और कार्बन CHO ग्रुप को हम अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो इट मीन्स क्या है कि कार्बन एक बार ऑक्सीजन से, दूसरी बार ऑक्सीजन से और तीसरी बार हाइड्रोजन से, प्रायोरिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे कार्बन आगे जिससे लिंक है वो नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे लिंक है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। एटॉमिक नंबर का टोटल वगैरह करके कुछ नहीं देखेंगे, हमें ये पता लग गया नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो चाहे एक बार सिंगल उस पे आया हो, ठीक है, तो इसको ही प्रायोरिटी मिलेगी जिसका एटॉमिक नंबर आगे जुड़े हुए ग्रुप का ज्यादा है, ठीक है। तो CHO विल गेट प्रायोरिटी ओवर, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड N से किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, CHO को, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही विनाइलिक को आइसोप्रोपाइल के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, और फिनाइलिक ग्रुप को, कोई भी फिनाइलिक अगर ग्रुप है, ठीक है, फिनाइलिक ग्रुप का मतलब क्या है, तो ये ग्रुप है, फिनाइलिक ग्रुप बोलते हैं। इसमें जब ये जुड़ा होगा, इस कार्बन एटम से जुड़ा होगा कोई भी, ठीक है, तो इस कार्बन एटम से जुड़ा होगा, तो ये आगे भी तो 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, ठीक है ना, ये आगे भी 2 कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर कोई एसिटिलीन ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो इसमें आगे डबल बॉन्ड वाला अगर ये है कि इसमें ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ गया आगे, ठीक है, और इसमें भी ये कार्बन किससे जुड़ गया, 2 कार्बन से, ठीक है। लेकिन फर्दर इसमें जिस 2 कार्बन से ये जुड़ा है, इसके बाद भी इन 2 कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे आगे क्या है, डबल बॉन्ड होगा ना, CH2 होगा, ठीक है। तो ये कार्बन, इस कार्बन पे तो आगे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इन कार्बन एटम पे आगे क्या है, एक और कार्बन है, ठीक है। तो फिनाइलिक ग्रुप गेट एन प्रायोरिटी ओवर द एस्टोनिक ग्रुप, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद जब हम प्रायोरिटी निकाल लेते हैं, जब हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद जब प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है, उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे कौन सा एग्जांपल बता रहा था मैं, क्लोरोहाइड्रोसल्फोनिक एसिड, ये जो एग्जांपल है, कोई 4 ग्रुप होंगे इस पे, एक क्लोरीन, एक आयोडीन, एक हाइड्रोजन और एक सल्फोनील, SO3H, ठीक है। तो अब जब इसमें हम लिखते हैं, मान लो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि हमने क्या कहा था कि प्रायोरिटी निकालने के बाद, इसमें जब हम प्रायोरिटी निकालेंगे तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 और प्रायोरिटी नंबर 4, ठीक है। जब भी कोई हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में हम देखते हैं, उसका प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते हैं, तो प्रोजेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर की तरफ पॉइंट वर्ड्स होता है जो ग्रुप है, उसको डार्क लाइन से दिखाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे कि नॉर्मली टिल्ट होगा, ऐसे मैंने बनाया। तो अब जब इसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर दिखा दिया हमने, उसके बाद इन प्रायोरिटीज को देखो, 1, ठीक है, हम जब देखेंगे तो 1 के बाद 2 के बाद 3, हमारी आंखें कैसे रिवॉल्व कर रही हैं, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है ना, ऐसे रिवॉल्व कर रही है ना, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी ये, R, क्या होगी, R। अगर यही चीज मान लो ऐसे जुड़ी हो कि भाई ये क्लोरीन नीचे है और आयोडीन ऊपर है,
तो इस कार्बन एटम पे अगर आयोडीन ऊपर, क्लोरीन नीचे और ठीक है ना। तो प्रायोरिटीज तो वही है, प्रायोरिटीज तो चेंज नहीं होंगी। तो प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 और 4। तो 1 से 2 की तरफ और फिर 3 की तरफ हम जाएंगे तो कैसे रिवॉल्व होंगे आके 1, 2 एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये आर अगर कॉन्फ़िगरेशन थी तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर प्रोजेक्शन फार्मूले इस तरीके से नहीं लिखे हों, इस तरीके से नहीं लिखे हों, तो हम किस प्रकार बताएंगे कि भाई कोई भी प्रोजेक्शन फार्मूले इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है कि एस है। जैसे फिशर फार्मूले जो लिखते हैं नॉर्मली इस प्रकार से मान लो लिखा हो, ठीक है। और इस प्रकार से जब भी हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स को, तो किसी को भी लिख लो, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही लिख लो, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को मान लो लिखोगे तो क्या कौन से ग्रुप आएंगे? CHO, OH, H और CH2OH, ठीक है। तो इस केस में प्रायोरिटी नंबर 1 किसकी है? डायरेक्ट जो कार्बन जो लिंक है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें दोनों में कार्बन है, CH2OH में और H में। लेकिन इस कार्बन पे फर्दर आगे क्या है? 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O और H है जैसे इस प्रकार से। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी नंबर 2 किसको मिलेगा? इसको, ठीक है। 3 किसको मिलेगा? इसको। 4 किसको मिलेगा? इसको, ठीक है। अब जब भी प्रोजेक्शन फार्मूले फिशर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, फिशर फॉर्म में जब मॉलिक्यूल का फार्मूला लिखते हैं तो आर और एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कन्वीनिएंट और सिंपल मेथड ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो ग्रुप वर्टिकली प्लेस्ड है कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली समझते हैं कि भाई अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, याद रखने का तरीका ये है कि लोअर प्रायोरिटी है तो लोअर साइड होना चाहिए। लोअर साइड कब होगा? जब वो वर्टिकली प्लेस्ड होगा। अगर वर्टिकल पोजीशन पे है, ठीक है, आइदर हियर और हियर, ठीक है, वर्टिकली अगर वो प्लेस्ड है लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आई है, जैसे अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे? 1 है ना, ये 2 है, 3 है, तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है तो क्या हो जाएगा? एस, क्या हो जाएगा? एस, ठीक है। और लेकिन हमें पता है कि जब राइट साइड में ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH हो तो नॉर्मली उस केस में क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन D होती है ना, ठीक है। तो D, R और S में D किसके इक्विवेलेंट है? R के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? R आनी चाहिए। अब इस सिस्टम में क्या है कि जब भी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में से लिखते हैं हमें, तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकली अलाइंड है, वर्टिकली प्लेस्ड है, ठीक है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आई है वो एज इट इज वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। हमने R निकाली है तो R होगी, S निकाली है तो S होगी। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। टेक्निकल जो तरीका है ना निकालने का, वो तरीका ये है कि इसको 2 बार रोटेट करें हम, 2 बार रोटेट करेंगे और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट यही है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो जो भी आपकी आ रही है ना उसका रिवर्ट हो जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल रहे हैं उसका रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा ही है ना, जैसे तो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? R, क्या होगी? R, ठीक है। तो अगर वर्टिकल पोजीशन पे है तो जैसे भी है वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो निकाल के प्रायोरिटी सीक्वेंस देख के, क्लॉक है और एंटी क्लॉकवाइज है कैसे भी है, तो उसका हम रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब एक चीज लास्ट बची है इसमें कि भाई जिसमें भी किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, जैसे हम टार्टरिक एसिड का एक फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई
सी टार्टरिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। एक तो इसमें कायरल कार्बन है ये, ठीक है, और एक कायरल कार्बन है ये, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड एक ग्रुप है COH, एक है OH, एक है H, और नीचे वाला ग्रुप पूरा लिखेंगे हम, ठीक है, CHOH COH, ठीक है। इस कार्बन एटम के लिए भी यही सेम सिचुएशन है, ठीक है, एक ग्रुप COH है, एक OH है, एक H है और एक ऊपर वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में भी दो कायरल कार्बन है और दोनों के अराउंड ही हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे इसके अराउंड अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहला कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है ना ये, तो पहली प्रायोरिटी OH है, जैसे ये भी कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, C डबल बॉन्ड O और सिंगल OH, ऐसे ही होता है COH, ठीक है। तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी पे क्या होगा, नीचे वाला ग्रुप, और फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगी, ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप किस पे, ओरिजेंटल पे, तो जो भी हम निकालेंगे उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में देखो 1 2 3 भी ऐसे ही आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा S, लेकिन ये ओरिजेंटल पे है तो क्या हो जाएगा इसका R, ठीक है। तो ये सेकंड कार्बन एटम है इस पूरे मॉलिक्यूल में 1 2 3 4, या इधर से नेमिंग कर लो या इधर से कर लो, ये कार्बन एटम है सेकंड और ये कार्बन एटम है थर्ड, ठीक है। तो इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन सेकंड जो कार्बन एटम पे है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आई है R, क्या आई है, सीक्वेंस रूल से S निकाला, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ओरिजेंटल पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी R, ठीक है। तो R को हम विद कार्बन एटम नंबर लिख देंगे 2R, ठीक है। और थर्ड वाले पे हम क्या लिखेंगे कि भाई इसमें ग्रुप की प्रायोरिटी कैसे हो जाएगी, कार्बन प्रायोरिटी नंबर 1 तो इसकी होगी, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 ऊपर वाले की, और प्रायोरिटी नंबर 4 इसकी, ठीक है। तो इसमें भी लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप किस पे, ओरिजेंटल पे है, तो इसमें निकालेंगे कैसे, 1 2 3, इसमें भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या हो जाएगा S, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है R, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी 2R 3R, अगर ये S होती तो हम इसको 3S लिख देते, ठीक है। तो जिसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन है, 1 कायरल सेंटर है, मोर देन 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो उसके केस में कॉन्फ़िगरेशन को R और S लिखने के साथ साथ कार्बन एटम मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस।